वेलकम टू एवरीवन अवर चैनल दैट इज़ द गतिमान क्लासेस। आप सभी का आपके चैनल पर स्वागत है। तो क्लास आज फिर से आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हैं और बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो लास्ट 10 क्वेश्चन कंटिन्यू किए थे उन्हीं के बाद ये नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें है आपका कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है। तो ऑप्शन है सामिया सुलू हसन, सहले वर्ग जेवड़े, एलन जैनसन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लास इसका आंसर है सामिया सुलू हसन। ये आपकी अप्रैल 2022 में तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है सामिया। इसके बाद जो आपके सहल वर्ग जेवड़े हैं ये आपकी पहली महिला राष्ट्रपति थी, कहाँ की, इथोपिया की, और पॉलिटिशियन भी रही हैं। एलन जॉनसन आपका लाइबेरियन राजनेता थी और 2006 से 2008 तक लाइबेरिया की 24वीं महिला राष्ट्रपति रही हैं। ठीक है। और जो ये आपके मतलब इनका जो टोटल वर्क टाइम ड्यूरेशन रहा है काम करने का, वो इसके अलावा मतलब लाइबेरियन राजनेता रहने के अलावा इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा और यूएन की और भी अलग अलग संस्थानों पर अपनी सेवाएं दी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संग्रहित मतलब कलेक्टेड एनर्जी, या आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी आपकी ऑलरेडी अडॉप्ट की हुई होती है, स्टोर की हुई होती है। तो वो कौन कौन से हैं जो अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, मतलब इस दिए गए सारे ऑप्शंस में वो कौन सा है जो आपका सोलर एनर्जी से व्युत्पन्न नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा। तो क्लास एक सिंपल सा आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर ऑप्शन से चेक करना चाहें तो सोलर एनर्जी के स्टोरेज की बात हो रही है। अगर आप थोड़ी देर के लिए स्टोर भूल भी जाएं तो सौर ऊर्जा का मतलब दैट द एनर्जी दैट विल कम फ्रॉम द सन, वो ऊर्जा जो कि सूर्य से मिलती है हमें। तो इसमें भूतापीय ऊर्जा दैट वाज कंजम्पशन ऑफ द सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा दैट इज द विंड एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड बाय द विंड, बायोमास ऊर्जा दैट इज द ऑल्सो कंजम्पशन एंड द डिग्रेड components by the absorbing of the light energy, by the absorption of the light energy। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अब ऐसे पदार्थ जो अपघटन हो करके टूट फूट करके अपने सॉइल की फर्टिलिटी को या हमारे जो क्रॉप एरिया लैंड एरिया उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, दैट वाज द बायोमास एनर्जी। लेकिन यहीं पर जो नाभिकीय ऊर्जा है तो सिंपल सा एग्जांपल दैट इज द दैट एनर्जी दैट विल जनरेट फ्रॉम द न्यूक्लियर एंड दिस इज कॉल्ड द मास एनर्जी या एटम एनर्जी, और ये आपकी सनलाइट से किसी भी तरीके को रिलेट नहीं करती। ध्यान रखिएगा। और क्लास एक चीज़ और, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय कभी भी कि सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न जहाँ नहीं लिखा हो वहाँ का मतलब आप समझ जाइए कि आपको आंसर थोड़ा ध्यान से टिक करना होता है। ठीक है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिंपली आई नो कि सभी को पता होगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर गोज टू द ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वाई वी हैव टू सेलिब्रेट ओजोन डे ऑन 16 सितंबर। 16 दिसंबर को मना सकते हैं, 25 जनवरी को मना सकते हैं या 16 नवंबर को मना सकते हैं। क्यों मनाते हैं 16 सितंबर को? जैसे आपका बर्थडे होता है या हो सकता है जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ की एनिवर्सरी भी होती हो, तो वाई वी हैव टू सेलिब्रेट ऑन अ पर्टिकुलर डे। आगे पीछे कर लो, एडजस्ट कर लो। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ 29 फ़रवरी वालों के साथ है कि वो बेचारे वेट करते रहते हैं। ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगे पीछे मना लो? शायद सभी का रिप्लाई होगा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं करते? कि भैया स्पेशल डे स्पेशल ही रहता है ना। तो अब क्वेश्चन ये कि स्पेशल डे स्पेशल है क्यों, वाई 16 सितंबर? तो 16 सितंबर इसलिए क्योंकि क्लास 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था उस पर साइन किए गए थे, जिसमें 24 कंट्रीज़ इंगेज थी। और 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषणा की थी कि अब हम 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाएंगे।
और तब से लेकर के आज तक, और पहली बार मनाया गया था 1995 में, और तब से लेकर आज तक हम लगातार 16 सितंबर को क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मना रहे हैं। अब बात आती है बाकी के जो 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो क्लास उन लिखे हुए 3 ऑप्शन में जैन 30 को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। क्लास एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो शहीद दिवस है वो आपका साल में 2 बार मनाया जाता है, एक जनवरी में और एक मार्च में। जनवरी की डेट यहाँ लिखी हुई है 30 जैन, और ये 30 जैन क्यों है स्पेशल, क्योंकि महात्मा गांधी को इसी दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। जो दूसरा आपका शहीद दिवस है वो होता है आपका 23 मार्च, और उस दिन आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि शहीद दिवस आपसे अगर पूछा जाए और आपके पास अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप पहले ऑप्शन जो लिखा होगा उस पर टिक करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि शहीद दिवस आपका साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला होता है 30 जनवरी को और दूसरा होता है 23 मार्च को। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है व्हाट विल बी सेलिब्रेट ऑन 29 अप्रैल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट करते हैं हम। अब डांस डे, कुछ लोग जिनको डांस आता होगा उनके लिए तो इंटरनेशनल डांस डे बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं आता होगा सो बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करिएगा आप सीख जाएंगे डांस। 29 अप्रैल 1982 को यूनेस्को की जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट था उसने 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डे मनाने का फैसला किया था, और मतलब उसे इसने 29 अप्रैल को एज ए इंटरनेशनल डे घोषित कर दिया था, अलाउ कर दिया था, और इसीलिए उस दिन से आज तक आपका 29 अप्रैल को नृत्य दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर सभी को पता है महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है उस दिन, और इसी के साथ साथ विश्व अहिंसा दिवस आपका इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी सेम डे मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचियाँ और विषय। अनुसूचियाँ और विषय, देखिए क्लास, अनुसूचियाँ और विषय के ये बताने से पहले हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो भारत का संविधान है उसमें अमेंडमेंट्स करते हुए आज हम पहुंच गए हैं। टोटल आपके अनुच्छेद हैं 470, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं वर्तमान समय में। कितने? 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। लेकिन वहीं जो मूल संविधान था उसमें आपके 3 मूल संविधान मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। दिस इज़ द एक्चुअली रिजल्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स जो कॉन्टीन्यूसली हमारे संविधान में होते रहें। इस वजह से ये जो आपका चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि 395 से हम 470 तक पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास। तृतीय अनुसूची में कौन से विषय लिखे हुए हैं? तो तृतीय अनुसूची में क्लास हमारा विषय है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप। मतलब जो भी हमारे संसद, जो भी हमारे पार्लियामेंट्स में मेंबर्स हैं या जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, वो जो शपथ लेते हैं दैट विल गोज टू द ऑप्शन नंबर 2। तृतीय अनुसूची हमारी शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड है। चतुर्थ अनुसूची जो है हमारी वो आपका रिलेटेड है राज्य विधानसभा परिषदों में स्थानों का आवंटन। मतलब कि कितने जो स्थान हैं, जितने भी भाग हैं, उनको कहाँ कहाँ डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए कुछ समवर्ती सूची में है, कुछ राज्य सूची में है, तो वो डिवीज़न से रिलेटेड है। 7वीं अनुसूची में आपका 7वीं अनुसूची जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन मतलब सी है हमारा, वो आपका जाएगा 4 नंबर के साथ कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। ठीक, ध्यान रखिएगा, सिर्फ विषय सूची नहीं, विधियों की विषय सूची है। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं। भाषाएं मतलब हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इतनी भाषाएं हैं। तो ये सब आपकी 7वीं अनुसूची से हैं। तो अब हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आंसर विल गोज टू द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? इंग्लिश में इसको बोलेंगे आपका क्या? ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। याद रखिएगा, ग्लोबल ट्रेडिशनल मतलब GTMC या CM जो भी समझ लीजिए। G मतलब ग्लोबल, T मतलब ट्रेडिशन, मेडिसिन का M और सेंटर का मतलब C।
तो और हिंदी में बोलेंगे परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो इसका आंसर है जामनगर, भारत। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। जाफना क्या है आपका? और हाँ, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापित किया जा रहा है? तो एक्चुअली इसको स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि पहली बात तो ये दुनिया का पहला और एकमात्र वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है। मतलब ऐसा अभी तक विश्व में कहीं भी नहीं बना है। दूसरा, इसको स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि आने वाले भविष्य में, निकटतम भविष्य में अगर कभी दवाओं से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो यहाँ पर आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है जाफना श्रीलंका। जो जाफना श्रीलंका आपका एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ, मतलब रेजिडेंशियल तो है ही है, लेकिन साथ में एक पर्यटक स्थल भी है। और ये आपका ट्विन सिस्टर के नाम से जो 2 सिटीज़ हैं आपकी, स्टारलिन हाइट्स मिशिगन का है और टेम्स किंगस्टन का है। इन दोनों जुड़वा शहरों के साथ इसका जो संस्कृति का आदान प्रदान है वो होता रहता है। जोहानसबर्ग क्या है आपका? कि ये आपका डायमंड और गोल्ड की माइंस के लिए फेमस है। मतलब सबसे ज़्यादा जो गोल्ड और डायमंड्स की माइंस हैं वो आपकी जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो चलते हैं, क्यों ना जोहानसबर्ग की शिफ्ट हो जाए, हम लोग भी गोल्ड और डायमंड कुछ ले लिया करेंगे, है ना। चलिए क्लास बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि दिए गए 2 कथनों में एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपको इन दोनों में बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, एक गलत है, या दोनों गलत हैं। तो कथन है आपका कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो क्लास बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां अमेंडमेंट्स भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में ही माना जाता है। ठीक, और ये था क्या? 73वां जो अधिनियम है आपका 1992 यानी कि 1992, ये एक नया भाग ऐड हुआ था जिसमें आपके 16 अनुच्छेद हैं और संविधान की 11वीं अनुसूची इसमें शामिल है। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लास अगर याद हो तो मैंने लास्ट जो 10 क्वेश्चन कराए थे उसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें आपकी बलवंत राय मेहता समिति और पीके थुमूल समिति था। उसमें मैंने आपसे कहा था ना कि ये पॉइंट ऐड किया गया है, ये वही है। 73वें संविधान संशोधन के पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपके दोनों ही सही होंगे। और क्या है आपका कि आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट 17 नंबर, व्यक्ति और संबद्धता, MS स्वामीनाथन। क्लास देखो, कभी कभी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए एक ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन ये होता है, आपके पास ये होता है कि आप ऑप्शन देख करके क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मतलब टाइम सेविंग जो स्ट्रेटजी होती है इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको वो अप्लाई करनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कौन सा सकते। देखो क्लास MS स्वामीनाथन, आई थिंक कि आप सभी को पता होगा कि MS स्वामीनाथन हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, यानी कि हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। तो देखो पहला ही ऑप्शन मतलब ए का थर्ड है और C नंबर ऑप्शन हमारा जा रहा है थर्ड के साथ, तो बाकी में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर यही थर्ड ऑप्शन 2 जगह होता, मतलब अगर मान लीजिए C के साथ साथ अगर यही सेम थर्ड आपका A में भी दिया होता, तो फिर हमें देखने की ज़रूरत पड़ती कि हम किस आंसर के साथ जाएंगे। ठीक है, MS स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति से रिलेटेड है, LK झा आपका आर्थिक प्रशासन सुधार से रिलेटेड है, वर्गीस कुरियन आपके किससे रिलेटेड हैं? दुग्ध उत्पादन से, और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी, टाइम सेविंग और पेपर सॉल्व, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 18 नंबर क्वेश्चन की चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में, या चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोल सकते हैं भाई आप लोग, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या हैं? विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो क्लास इसके दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों, क्योंकि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे और ये पहला ऐसा गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। और इन चांदी के सिक्कों को हम रूपका कहते थे। रुपया होता है तो या की जगह आपको सिर्फ का लगाना है, रूपका कहते हैं इन्हें। और इसके बाद ये आपके समुद्रगुप्त के बेटे थे और इन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी गोज टू द ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है ऊष्मगतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो हो सकता है यहाँ पर आंसर जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में आंसर स्ट्राइक करेगा कि मोस्ट प्रोबेबली हीरा होना चाहिए, बट क्लास दिस इज़ द रॉन्ग आंसर वेयर, क्योंकि इसका आंसर है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्यों है ये भी मैं बता दूँ। ग्रेफाइट के आपको प्लंग बैंगो या फिर ब्लैक लेड भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इसका गलनांक होता है किसका, ग्रेफाइट का, वो हीरे से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसीलिए हीरा सबसे ठोस रूप अपर रूप है कार्बन का। लेकिन जो थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिकली मतलब ऊष्मा के प्रवाह के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारा ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, भारत की जलप्रपात और उनकी स्थिति। तो जलप्रपात दूध सागर जो जलप्रपात है आपका, ये कहाँ है, गोवा। और एक बात, गोवा और कर्नाटक ये 2 जगह है, और कैसे मैं आपको बताऊँ, दोनों की सीमा पर स्थित है, मतलब गोवा और कर्नाटक की लगभग सीमा पर स्थित है। तो अगर आपको कभी यहाँ कर्नाटक लगा मिल जाए, गोवा ना मिले ऑप्शन में, तो आप कर्नाटक के साथ जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहें गोवा ऑप्शन में था ही नहीं तो हम क्या टिक करते। और ये बात हमने आपको पहले भी बताई है क्लास की, अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ इम्पट होता है तो आप अप्रॉक्सीमेट जो ऑप्शन आपको सही लग रहा हो आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन चेंज करने का या आर्गूमेंट्स करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको जो उस समय आंसर सही लगे आप उस आंसर के साथ अपने आंसर को टिक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो दूध सागर आपका गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर पहले तो अभी हम दूध सागर को अभी गोवा से मैच कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कर्नाटक के साथ कोई दूसरा बांध जो जलप्रपात है आपका, वाटरफॉल है, वो चला जाए। बरकाना आपका कर्नाटक में स्थित है, पर्टिकुलर कर्नाटक में है, नॉट एट द बॉर्डर लाइन और सीमा रेखा। खंडाधार ये आपका उड़ीसा में है, और पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारे राइट ऑप्शन क्या हो गए, ए का 4। अब देखो यहाँ पर है ए का 4 2 जगह लिखा मिला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी के 3 ऑप्शंस पर हमको जाना पड़ेगा। जबकि ऊपर वाले ऑप्शन में क्या था, जहाँ पर स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन थे, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ अल्टीमेट एक ही ऑप्शन था कि ए का 3rd, मतलब आंसर विल बी ओनली द 1 ऑप्शन। तो क्या है आपका, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इस तरीके से द राइट आंसर विल गोस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एट द क्वेश्चन, सॉरी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ए। तो यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चंस हो गए। क्लास वीडियो वॉच करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।